इंडियन क्रिकेट का एक डार्क और अनसेड रूल बताऊं। अगर आपके पास रन्स हैं, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, अगर आप आईपीएल की सबसे बड़ी टीम के कैप्टन हो, अगर आपके पास आईपीएल में ऑरेंज कैप है और आपने अपने लास्ट मैच में शतक मारा है, तो आप इंडियन टीम में कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पीआर है, अगर आप फैंस फेवरेट हो, अगर आप कोच की फेवरेट हो और अगर आप बिना बॉल देखे बस बल्ला घुमाते हो, तो आप चाहे जितनी बार फेल हो जाओ, आपका स्पॉट सेफ रहेगा। एक सेकंड के लिए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या इस एरा में ऋतुराज गायकवाड़ होना एक मेंटल टॉर्चर नहीं है? ऋतुराज के पास क्या नहीं है? ऋतुराज के पास रन्स हैं, ऋतुराज के पास कंसिस्टेंसी है, डोमेस्टिक में बहुत सारे रन्स है, डोमेस्टिक में उसने एक ओवर में 7 छक्के मारे हैं, उसके पास आईपीएल में ऑरेंज कैप है, उसके पास ट्रॉफी है आईपीएल की, हालांकि सीजन सक्सेसर है, लेकिन फिर भी हर बड़े टूर्नामेंट से पहले ऋतुराज को साइड लाइन कर दिया जाता है। आज हम इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करेंगे और बात करेंगे कैसे एक पुणे की मिडिल क्लास में जन्मा लड़का बन गया नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिकेट, और साथ ही एक्सपोज करेंगे उस भेदभाव को जो ऋतुराज के साथ होते हुए आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 1997 को, जब पुणे की एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में जन्म होता है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज के पापा दशरथ गायकवाड़ डीआरडीओ में एक ऑफिसर थे और उनकी मां सविता गायकवाड़ एक स्कूल टीचर थी। बचपन से ही ऋतुराज को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। ऋतुराज 5-6 साल की उम्र में इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे कि गली वाले उन्हें छोटा तेंदुलकर कहकर बुलाते थे। वो लोग बोलते थे यार ये तो थोड़ा शायद तेंदुलकर बनेगा, अभी तो छोटा तेंदुलकर है, वो छोटा तेंदुलकर ही है। सब लोग सांगी वाला इसको छोटा तेंदुलकर करके पुकारते थे। उनका बैटिंग स्टांस, उनका बॉल को मीट करने का तरीका, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। लेकिन जहाँ पापा डीआरडीओ ऑफिसर और मम्मी एक स्कूल टीचर हैं, वहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर तो होता ही है। ऋतुराज पढ़ाई में एक अबव एवरेज बच्चे थे। More of like coming in top 10 and all, just being a good average student, nothing like topper and all that. ऋतुराज ने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल से करी। वहाँ पे ऋतुराज ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी और उसके बाद लक्ष्मीबाई नजमुदे स्कूल में उन्होंने अपनी 10th क्लास तक की स्कूलिंग की। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 साल का डिप्लोमा किया मित्रा मंडल पॉलिटेक्निक से फ्यूचर इंजीनियरिंग में। लेकिन स्कूल के टीचर ऋतुराज को लेकर थोड़े फिक्र मंद थे। एक टीचर ने उनको ये कहा था कि ऋतुराज का दिमाग होना चाहिए, अगर क्रिकेट थोड़ा कम करोगे तो पढ़ाई पर ध्यान देगा और ये बहुत आगे जाएगा। 10 साल की उम्र में ऋतुराज गायकवाड़ ने दिलीप बेंगल सर्कल क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करी। वहाँ के कोचेस और खुद लेजेंड दिलीप बेंगल सर्कल को ऋतुराज का प्लेइंग स्टाइल, ऋतुराज का टेम्परामेंट बहुत पसंद आया। उन्होंने उनके मम्मी पापा को बोल दिया कि ये लड़का बहुत आगे। 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा अकेडमी से मैसेज आया कि ही गॉन फॉर क्रिकेट। और वही हुआ। 2016-17 की सीजन में महाराष्ट्र के लिए उनका लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास का डेब्यू होता है, लेकिन उनका पहला रणजी का मैच एक डरावनी सपने की तरह था। झारखंड के खिलाफ उनका पहला मैच होता है। उसको देखने उनके खुद के आइडल एमएस धोनी आए होते हैं। ऋतुराज बैटिंग कर रहे होते हैं और सामने से एक तेज बाउंसर उनकी उंगली कर रखती है और उनकी उंगली फ्रैक्चर हो जाती है। क्योंकि करियर का पहला मैच इतना बड़ा फ्लैट था और पहली इनिंग में उंगली टूट जाना, कोई नॉर्मल यंग लड़का होता तो पक्का डिमोटिवेट करता, लेकिन ऋतुराज अलग मिट्टी के बने हैं। आज की खुशी उन्होंने 2016-17 की विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की और अपनी एफर्टलेसली गैप फाइंडिंग एबिलिटी और कमाल कंसंट्रेशन की टक्कर दे दी थी। ऋतुराज इस टूर्नामेंट के 3rd हाईएस्ट स्कोरर बन गए थे। उन्होंने सिलेक्टर को दिखा दिया था कि उनका उंगली टूटी है और उनका हौसला नहीं है। उनकी इसी परफॉर्मेंस को देखकर चेन्नई सुपर किंग्स को दिसंबर 18, 2018 में 2019 आईपीएल ऑक्शन में उनको 2019 आईपीएल के लिए सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन 2019 का सीजन वो खेल नहीं पाते हैं। फिर एंट्री होती है आईपीएल 2020 में, जहाँ स्टार्ट बहुत खराब रहा होता है। ऋतुराज ने पहले मैच में डक मारा होता है, दूसरे मैच में डक मारा होता है और फिर 5 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ऋतुराज गेम पलट देते हैं। ऋतुराज आरसीबी के खिलाफ 65 रन की पारी खेलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ऋतुराज 72 रन की पारी खेलते हैं। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ 50 रन की पारी खेलते हैं और ये उन्होंने 6 मैचों में 204 रन बनाए होते हैं विद एन एवरेज ऑफ 51।
लेकिन सीएसके ने उन्हें ड्रॉप नहीं किया बल्कि नेक्स्ट सीजन फिर से खिलाया। ऋतुराज ने अगले सीजन 2021 में 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती, सीएसके को उनका 4th टाइटल जितवाया। ऋतुराज गायकवाड एक बहुत अच्छे प्लेयर बन चुके थे। इवन ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने ये तक कह दिया था दैट ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिकेट। Okay, the next big thing in cricket is well, he's already sort of made a little bit, but Ruturaj Gaikwad, I reckon. वो सीएसके के नए कप्तान बन चुके थे और ऋतुराज अपनी एफर्टलेसली बैटिंग से सबका दिल जीत रहे थे, पर फिर सिस्टम उनके सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गए। अब आते हैं कहानी के सबसे कंट्रोवर्शियल पेज पर। कंसिस्टेंट डोमेस्टिक और आईपीएल रन्स के बाद जुलाई 2021 में उनका T20 डेब्यू होता है श्रीलंका के खिलाफ, जो उतना अच्छा नहीं जाता है। लेकिन एक साल बाद उनका डेब्यू होता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू, लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं जाता है। लेकिन फिर ऋतुराज का सिलेक्शन होता है T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये ऑस्ट्रेलिया वही टीम थी जो अभी ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के आ चुकी थी। पहले मैच में तो ऋतुराज बिना कोई बॉल खेले आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे मैच में ऋतुराज एक 50 लगाते हैं और तीसरे मैच में तो उनका बल्ला आग उगल देता है। ऋतुराज 123 रन मारते हैं 57 बॉल खेल के, लेकिन फिर भी इंडिया वो मैच हार जाती है। लेकिन फिर ऋतुराज को काफ़ी लंबे समय तक मौका नहीं मिला। बीच में ऋतुराज को लिस्ट ए में बहुत सारे मैचेस खिलाए थे, इवन को लिस्ट ए का कप्तान भी बनाया था। ऋतुराज ने परफॉर्म भी अच्छा करा था, कुछ में नहीं भी कर पाए थे, लेकिन फिर उनको मौका मिलता है ओडीआई सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें वो पहले मैच में तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरे मैच में उनका बल्ला आग उगल देता है। वो विराट कोहली जैसे लेजेंड के साथ शतक मारते हैं और उनके साथ 195 की पार्टनरशिप करते हैं। उस मैच में ऋतुराज 105 रन मारते हैं 83 बॉल्स खेलकर, और तब से लेकर अब तक ऋतुराज को कोई मौका नहीं मिला है। आईपीएल 2026 उनका खराब गया है, लेकिन उन्होंने फिर श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी उनको अफगानिस्तान वाली सीरीज और इंग्लैंड वाली सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। आइए बात करते हैं कि ऋतुराज क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाए। पहला बड़ा सवाल, द इंटेंट मीन। बीसीसीआई की सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट पिछले कई सालों से एक नए वर्ड के पीछे भाग रहे हैं, इंटेंट। उन्हें लगता है कि T20 क्रिकेट में वही बैट्समैन बेस्ट है जो पहली बॉल आग बंद करके बस बॉल घुमा देता है। इस इंटेंट के चक्कर में उन्होंने ऋतुराज को थप्पा लगा दिया है दैट ही इज अ स्लो स्टार्टर। लेकिन ऋतुराज की इस क्लास बैटिंग को हम लोग स्लो बैटिंग तो नहीं कहेंगे। ऋतुराज एक स्लो बैटर नहीं है, इसे हम एंकरिंग कहते हैं। और ऋतुराज ने जिस मैच में 123 रन मारे थे, उसी मैच में उन्होंने पहले 22 बॉल में 23 रन मारे थे और अगली 25 बॉल में उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से खेला। अब आपको लग रहा होगा मैं एक सीएसके फैन हूँ इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ मैं नहीं, इंडिया के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर क्रिस श्रीकांत ने भी एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर इस बारे में बात करी थी। उन्होंने बीसीसीआई को ललकारा था, उन्होंने कहा था ये पूरा सिलेक्शन भेदभाव से भरा है, ऋतुराज के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने शुभमन गिल और ऋतुराज को कंपेयर किया था। जब शुभमन गिल लगातार फेल हो रहे थे तब भी सिलेक्टर ने उनके बैकअप के लिए भी ऋतुराज को नहीं चुना और उनको पूरे तीनों फॉर्मेट में परमानेंट स्पॉट दे दिया। और ऋतु, उन्हें एक सीरीज में भी नहीं सिलेक्ट किया जा रहा था। अगर उन्हें एक मैच में रन नहीं बनाए तो अगली सीरीज में उनका नाम गायब हो जा रहा था। रन क्या, अगर वो रन बना भी रहे थे फिर भी अगली सीरीज में उनका नाम नहीं आ रहा था। एक प्लेयर पर इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर डालोगे तो वो परफॉर्म कैसे करेगा। और सबसे बड़ी मजाक की बात यह है बी टीम सिलेक्शन ट्रैक। बीसीसीआई ऋतुराज को तब याद करती है जब इंडिया की मेन टीम को आराम चाहिए, जब किसी छोटे देश के साथ कोई सीरीज हो रही हो, जैसे जिम्बाब्वे, आयरलैंड या फिर एशियन गेम्स हो रहा हो, तो ऋतुराज को कैप्टन बना दिया जाता है। लेकिन अभी 2026 के एशियन गेम्स में उन्हें सिलेक्ट तक नहीं किया गया। ऋतुराज वही कप्तान थे जिन्होंने 2022 में इंडिया को एशियन गेम्स जिताया था, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया था, लेकिन फिर भी 2026 एशियन गेम्स में ऋतुराज का नामो निशान नहीं है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी रन बनाए थे, लेकिन फिर भी नेक्स्ट सीरीज में ही वो ड्रॉप हो गए थे। सोचो एक ऐसा प्लेयर जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी को लीड कर रहा है। एमएस धोनी ने खुद अपना सक्सेसर चुना है उसको, उससे आप इंडियन टीम में एक परमानेंट स्पॉट तक नहीं दे रहे हो। ऋतुराज का सबसे बड़ा कसूर पता क्या है? ऋतुराज का सबसे बड़ा कसूर है कि वो रन बनाते हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, उनकी कोई पीआर नहीं है, यही ऋतुराज का सबसे बड़ा कसूर है। इस सिलेक्शन कम्युनिटी जो बायसनेस और फेवरेटिज्म कर रही है ना, ये सिर्फ ऋतुराज का करियर नहीं खराब कर रही है, ये इंडियन क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि जब प्रेशर मैच होता है तब टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, जैसे आपने अभी मैचेस में देखा था आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। तब आपको किसी
फ्लैशी पावर हिटर की नहीं, बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे टेक्निकल बैट्समैन की जरूरत होती है। जिसकी जगह ये लैक ऑफ फेथ ऋतुराज की फेलियर नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी शेम है। तो बॉटम लाइन ये है कि ऋतुराज को हमारे या आपकी संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है। इस बंदे ने अपने करियर के पहले मैच में जीती हुई उम्मीद के बाद भी दवाई नहीं गई, उसे आप कब तक बेंच कर सकते हैं। पॉलिटिक्स कुछ वक्त के लिए रास्ता रोक सकती है, पर बायो से बड़ा सिस्टम भी दार्जिलिंग तक रॉ क्लास को दबा नहीं सकता। उन्होंने MS धोनी को वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अर्न किया है जो बीसीसीआई के किसी भी प्लेयर को लेटर से 1000 गुना ज़्यादा है। वो धोनी के वही डिसिप्लिन शांत लड़के हैं जो आज पूरी दुनिया के मैच खड़ा करते हैं। बीसीसीआई ने आज इग्नोर कर लिया, लेकिन कल ऋतुराज का बैट जरूर बोलेगा। आज ये सिलेक्शन कम्युनिटी है, कल कोई और आएगा, लेकिन उनका ध्यान ऋतुराज पर जरूर जाएगा। ऋतुराज आज नहीं कल जरूर कहते हैं, वही कहते हैं ना कि जाको रास्ते सही हैं माँ के नाम। अब आपकी बात है, आपको क्या लगता है, क्या ऋतुराज के साथ सच में भेदभाव हो रहा है या सिंपल गिल्स और बाकी ओपनर्स से आगे हैं? अपने अनफिल्टर्ड थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आग लगा दो एकदम। वीडियो अगर थोड़ी सी भी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो और एक और डीप टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।